हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक लेजेंड्स पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में रखा रुपया, यह कागज या धातु का सिक्का, आखिर यहां तक पहुंचा कैसे? इसका इतिहास क्या है? क्यों कभी इसकी कीमत अधिक हो जाती है और कभी गिर जाती है? आज हम जिस किताब की दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं, वो इन सभी सवालों का जवाब देती है। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान के निर्माता, एक महान अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा लिखी गई उनकी डॉक्टरेट की थीसिस है। किताब का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। यह ऑडियो बुक आपको बताएगी कि कैसे हमारे रुपए ने चांदी के सिक्कों से लेकर आज के रूप तक का सफर तय किया, कैसे ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर को कमजोर करने का प्रयास किया, और कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने एक मजबूत और स्थिर रुपए की वकालत करके भारत के आर्थिक भविष्य की नींव रखी। यह ऑडियो बुक काफी लंबी और गहरी होने वाली है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को पहले ही कहीं शेयर कर दें या सेव कर लें, ताकि आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक ले लेकर आराम से सुन सकें और समझ सकें। तो चलिए मेरे साथ इस ज्ञानवर्धक सफर पर और जानते हैं हमारे अपने रुपए की अनसुनी कहानी। अध्याय नंबर 1, पैसे का जन्म। जब चीजों से चीजें खरीदी जाती थीं। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा था ही नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की, एक ऐसे समय की, जब आपकी जेब में कोई बटुआ नहीं था, कोई नोट नहीं थे, कोई सिक्के नहीं थे और ना ही कोई डिजिटल पेमेंट ऐप था। तो फिर लोग अपनी जरूरतें कैसे पूरी करते थे? व्यापार कैसे होता था? उस दौर में व्यापार का एक ही तरीका था, जिसे हम आज बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब था चीज के बदले चीज। अगर आप एक किसान हैं और आपके पास गेहूं की बहुतायत है, लेकिन आपको वस्त्रों की जरूरत है, तो आपको एक ऐसे जुलाहे को खोजना होगा जिसके पास वस्त्र तो हों, लेकिन उसे गेहूं की जरूरत हो। यह सुनने में कितना सरल लगता है ना? लेकिन जरा गहराई में जाकर सोचिए, क्या यह वाकई इतना आसान था? यहीं से शुरू होती है पैसे के जन्म की कहानी। एक ऐसी जरूरत की कहानी जिसने पूरी दुनिया का चेहरा बदल कर रख दिया। इस प्रणाली की सबसे मुख्य समस्या थी जरूरतों का दोहरा संयोग। यानी आपको ठीक उसी व्यक्ति को खोजना होता था जिसके पास वह चीज हो जो आपको चाहिए, और साथ ही उसे ठीक उसी चीज की जरूरत हो जो आपके पास है। सोचिए, आपको जूते चाहिए और आपके पास चावल है। अब आपको एक ऐसा मोची खोजना है जिसे चावल की जरूरत हो। अगर उस मोची को चावल नहीं बल्कि सब्जियों की जरूरत हुई तो आपका व्यापार नहीं हो पाएगा। आपको फिर एक ऐसे सब्जी वाले को खोजना होगा जिसे चावल चाहिए, उससे सब्जियां लेनी होंगी और फिर वो सब्जियां उस मोची को देनी होंगी ताकि आपको जूते मिल सकें। यह प्रक्रिया कितनी जटिल, समय लेने वाली और थकाऊ थी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इससे व्यापार का दायरा बहुत सीमित हो जाता था। लोग केवल आसपास के गांवों या कबीलों में ही व्यापार कर पाते थे, जहां वे एक दूसरे की जरूरतों को जानते थे। लंबी दूरी का व्यापार लगभग असंभव था। दूसरी मुख्य समस्या थी मूल्य का सही माप न होना। आप कैसे तय करेंगे कि एक बोरी गेहूं के बदले कितने मीटर वस्त्र मिलना चाहिए, या एक गाय के बदले कितनी बकरियां मिलनी चाहिए? हर चीज का मूल्य व्यक्तिपरक था और यह पूरी तरह से मोल भाव पर निर्भर करता था। कोई मानक इकाई नहीं थी जिससे चीजों की कीमत को आंका जा सके। इससे अक्सर एक पक्ष को नुकसान होता था और दूसरे को अनुचित लाभ। इससे समाज में आर्थिक असमानता और विवादों का जन्म होता था। मान लीजिए आपने कड़ी मेहनत करके एक बहुत सुंदर मिट्टी का मटका बनाया और उसके बदले में आपको कुछ किलो अनाज मिला। लेकिन हो सकता है कि आपके मटके की कलात्मकता और उसमें लगी मेहनत उस अनाज से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो, लेकिन आपके पास इसे मापने का कोई पैमाना ही नहीं था। आपकी कला का, आपकी मेहनत का कोई सम्मान नहीं था। केवल जरूरत ही व्यापार का आधार थी। तीसरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या थी धन का संचय या बचत। आज हम अपने कमाए हुए पैसे को बैंक में रख सकते हैं या किसी और रूप में निवेश कर सकते हैं ताकि भविष्य में काम आए। लेकिन उस समय में आप क्या बचाते? अगर आप एक किसान हैं तो आप अनाज का भंडारण कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अनाज समय के साथ खराब हो सकता है, उसमें कीट पतंग लग सकते हैं। अगर आप मवेशी पालते हैं तो आप उन्हें बचा सकते हैं,
लेकिन उनकी देखभाल करनी होती है। वे बीमार हो सकते हैं या मर भी सकते हैं। यानी आप अपनी संपत्ति को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते थे। इससे लोगों में भविष्य के लिए योजना बनाने और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की प्रेरणा कम हो जाती थी। हर कोई बस अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में लगा रहता था। इससे विशाल पैमाने पर उत्पादन और आर्थिक प्रगति की गति बहुत धीमी थी। और एक और समस्या थी चीजों का विभाजन। मान लीजिए आपके पास एक पशु है और आपको एक जोड़ी जूते चाहिए जिनकी कीमत उस पशु से बहुत कम है। तो क्या आप उस पशु का एक पैर काटकर मोची को दे देंगे? यह असंभव है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। इस वजह से भी कई व्यापार हो ही नहीं पाते थे। इन्हीं सब समस्याओं ने इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो व्यापार को आसान बना दे। कोई ऐसी चीज जिसे हर कोई स्वीकार करे, जिसके मूल्य पर सब सहमत हों, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके, जिसे लंबे समय तक संचित किया जा सके और जिसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा भी जा सके। इसी खोज ने, इसी जरूरत ने जन्म दिया मुद्रा या पैसे को। शुरुआत में लोगों ने ऐसी चीजों को पैसे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया जो दुर्लभ थीं, टिकाऊ थीं और जिनकी समाज में कुछ कीमत समझी जाती थी, जैसे कि सीपियां, मनके, नमक या विशेष प्रकार के पत्थर। यह पैसे के विकास का पहला चरण था। इसने वस्तु विनिमय की कई समस्याओं को हल कर दिया। अब आपको जरूरतों के दोहरे संयोग की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आप अपना गेहूं किसी को भी बेचकर सीपियां ले सकते थे और फिर उन सीपियों से किसी और से वस्त्र खरीद सकते थे। सीपियों ने एक माध्यम का काम किया, लेकिन इसमें भी समस्याएं थीं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों को मुद्रा माना जाता था। एक जगह जो सीपियां कीमती थीं, दूसरी जगह शायद उनकी कोई कीमत ना हो। उनका मूल्य भी घटता बढ़ता रहता था। इसलिए एक ज्यादा स्थायी और सार्वभौमिक समाधान की जरूरत महसूस होती रही। और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है धातुओं का, विशेष रूप से चांदी और सोने का। इन धातुओं में वे सभी गुण थे जो एक अच्छी मुद्रा में होने चाहिए। वे दुर्लभ थीं, टिकाऊ थीं, उन्हें पिघलाकर छोटे विशाल किसी भी आकार में ढाला जा सकता था और पूरी दुनिया में उन्हें मूल्यवान माना जाता था। और यहीं से शुरू हुआ सिक्कों का दौर, एक ऐसी क्रांति जिसने मानव सभ्यता के आर्थिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन भारत में यह सफर कैसा रहा? कैसे चांदी के सिक्कों ने यहां की अर्थव्यवस्था पर राज किया और फिर कैसे अंग्रेजों के आने से इस पूरे खेल के नियम ही बदल गए? इन सवालों का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम भारत के प्राचीन मुद्रा इतिहास से लेकर ब्रिटिश राज की शुरुआत तक के सफर को देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब हमारे रुपए की कीमत चांदी की कीमत से तय होती थी? यह सब कैसे काम करता था और अंग्रेजों ने इसमें ऐसा क्या बदलाव किया जिसने भारत की आर्थिक कमर कमजोर करनी शुरू कर दी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अध्याय नंबर 2, चांदी के सिक्कों का दौर और अंग्रेजों की चाल, जब रुपया सचमुच चांदी का हुआ करता था। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे वस्तु विनिमय की समस्याओं ने इंसान को मुद्रा का आविष्कार करने पर मजबूर किया। अब हम अपनी कहानी को विशेष रूप से भारत पर केंद्रित करेंगे। भारत में मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध रहा है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्य साम्राज्य तक हमें सिक्कों के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन हम अपनी कहानी को उस दौर से शुरू करेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर की किताब का मुख्य केंद्र है, यानी वह दौर जब भारत की मुद्रा प्रणाली मुख्य रूप से चांदी पर आधारित थी। मुगलों के समय से लेकर ब्रिटिश राज की शुरुआत तक भारत में चांदी के सिक्के ही व्यापार और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करते थे। रुपया, जो आज हम कागज के रूप में देखते हैं, वह वास्तव में एक निश्चित वजन के चांदी के सिक्के का नाम हुआ करता था। उसकी कीमत कागज पर लिखे नंबर से नहीं, बल्कि उस सिक्के में लगी चांदी की मात्रा से तय होती थी। इस प्रणाली को सिल्वर स्टैंडर्ड या रजत मान कहा जाता था। इसका मतलब यह था कि देश की मुद्रा यानी रुपया पूरी तरह से चांदी पर आधारित थी। आप किसी भी टकसाल में जाकर अपनी चांदी दे सकते थे और उसके वजन के बराबर रुपए के सिक्के ढलवा सकते थे। इसी तरह आप अपने रुपए के सिक्कों को पिघलाकर वापस चांदी भी प्राप्त कर सकते थे। इससे रुपए की कीमत में एक स्थिरता बनी रहती थी। रुपए का मूल्य सीधे सीधे बाजार में चांदी के मूल्य से संबंधित था। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी महंगी होती तो रुपया भी मजबूत होता, और अगर चांदी सस्ती होती तो रुपया भी कमजोर हो जाता।
उस समय के आम आदमी के लिए यह समझना बहुत आसान था। उसकी जेब में रखा सिक्का सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, बल्कि वह खुद अपने आप में एक मूल्यवान धातु थी। उसे इस बात का भरोसा था कि उसके पास जो धन है उसकी एक वास्तविक कीमत है। यह प्रणाली सदियों से भारत में सफलतापूर्वक चल रही थी, लेकिन फिर भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने भारत की हर प्रणाली को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया, और मुद्रा प्रणाली भी इसका अपवाद नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने भी सिल्वर स्टैंडर्ड को ही जारी रखा, क्योंकि यह यहां की स्थापित प्रणाली थी और इसे बदलना आसान नहीं था। उन्होंने अपने सिक्के ढालने शुरू किए, लेकिन वे भी चांदी के ही थे और उनका मूल्य भी चांदी की मात्रा पर ही निर्भर करता था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत विशाल खेल तैयार हो रहा था। यह खेल था वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों का। 19वीं सदी में दुनिया के कई विशाल और शक्तिशाली देश, विशेष रूप से ब्रिटेन, धीरे धीरे सिल्वर स्टैंडर्ड को त्याग कर गोल्ड स्टैंडर्ड यानी स्वर्ण मान की ओर जा रहे थे। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब था कि देश की मुद्रा चांदी पर नहीं, बल्कि सोने पर आधारित होगी। इसका कारण यह था कि सोने को चांदी से भी ज्यादा स्थिर और मूल्यवान माना जाता था। सोने की आपूर्ति चांदी की तुलना में अधिक सीमित थी, जिससे उसकी कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता था। ब्रिटेन, जो उस समय दुनिया की सबसे अहम आर्थिक शक्ति था, उसने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। अब समस्या यह थी कि भारत, जो ब्रिटेन का सबसे विशाल उपनिवेश था, वह अभी भी सिल्वर स्टैंडर्ड पर चल रहा था। इससे भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और विनिमय दर में बहुत अहम समस्याएं पैदा होने लगी। मान लीजिए, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड सोने पर आधारित है और भारत की मुद्रा रुपया चांदी पर। अब इन दोनों के बीच की विनिमय दर इस बात पर निर्भर करेगी कि सोने और चांदी की आपसी कीमत क्या है, और यहीं से सारी समस्याएं शुरू हुई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दुनिया भर में चांदी की नई नई खदानें खोजी गईं, विशेष रूप से अमेरिका में। इससे बाजार में चांदी की आपूर्ति अचानक बहुत ज्यादा हो गई, और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जब किसी चीज की आपूर्ति अधिक होती है और मांग उतनी नहीं होती, तो उसकी कीमत गिर जाती है। चांदी के साथ भी यही हुआ। सोने के मुकाबले चांदी की कीमत तेजी से गिरने लगी। अब इसका असर भारत पर क्या हुआ? चूंकि भारत का रुपया चांदी पर आधारित था, इसलिए जैसे जैसे चांदी की कीमत गिरी, वैसे वैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत भी गिरने लगी। ब्रिटेन के पाउंड के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो गया। इससे भारत के आयात बहुत महंगे हो गए। भारत को ब्रिटेन से जो भी मशीनरी, वस्त्र या अन्य सामान मंगाना होता था, उसके लिए अब उसे कहीं ज्यादा रुपए चुकाने होते थे। इसका सबसे बुरा असर भारत के उन लोगों पर हुआ जो ब्रिटेन में काम करते थे या जिन्हें अपनी पेंशन या वेतन पाउंड में मिलता था और उसे भारत भेजना होता था। जब वे पाउंड को रुपए में बदलते तो उन्हें पहले से बहुत कम रुपए मिलते। इसके अलावा भारत सरकार को ब्रिटेन को हर साल एक बहुत विशाल रकम चुकानी होती थी, जिसे होम चार्जेस कहा जाता था। यह रकम ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन, पेंशन, भारत में ब्रिटिश सेना के खर्च और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए होती थी। यह भुगतान पाउंड में करना होता था। अब रुपया कमजोर होने की वजह से उसी निश्चित पाउंड की रकम को चुकाने के लिए भारत सरकार को अपने खजाने से कहीं ज्यादा रुपए खर्च करने हो रहे थे। इससे भारत का खजाना खाली होने लगा और देश पर कर्ज का बोझ अधिक होने लगा। अंग्रेजों ने इस समस्या को देखा, लेकिन उन्होंने इसका जो समाधान निकालने का प्रयास किया, वह भारत के हित में नहीं, बल्कि उनके अपने हित में था। उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि भारत की मुद्रा प्रणाली को कैसे बदला जाए ताकि उनके आर्थिक हितों की रक्षा हो सके। यहीं से भारत की अर्थव्यवस्था के साथ उस खिलवाड़ की शुरुआत हुई, जिसका विश्लेषण डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में इतनी गहराई से किया है। तो क्या अंग्रेजों ने भारत को भी गोल्ड स्टैंडर्ड पर लाने का प्रयास किया, या उन्होंने कोई और ही चाल चली? एक ऐसी चाल जिसने रुपए की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया और आम भारतीय की जेब पर एक ऐसा बोझ डाला जिसे वह समझ भी नहीं पाया। सोने और चांदी के बीच के इस संघर्ष ने भारत की अर्थव्यवस्था को किस महायुद्ध में धकेल दिया? इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, सोने और चांदी का संघर्ष, भारत की अर्थव्यवस्था का महायुद्ध। एक देश, दो कीमती धातुएं और एक मुख्य सवाल। जैसा कि हमने पिछले अध्याय के अंत में छोड़ा था, चांदी की कीमत में भारी गिरावट के कारण भारत की अर्थव्यवस्था एक विशाल संकट में फंस गई थी।
रुपया लगातार कमजोर हो रहा था, सरकार का खजाना खाली हो रहा था और आयात महंगे होते जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार के सामने एक मुख्य सवाल था, अब क्या किया जाए। इस समस्या को हल करने के लिए भारत और ब्रिटेन में अर्थशास्त्रियों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच एक बहुत विशाल बहस थी सगई। यह बहस ही सोने और चांदी के उस संघर्ष का मैदान बनी जिसने आने वाले कई दशकों के लिए भारत की आर्थिक दिशा तय कर दी। इस महायुद्ध में मुख्य रूप से दो पक्ष थे। एक पक्ष वह था जो यह मानता था कि भारत को भी ब्रिटेन की तरह गोल्ड स्टैंडर्ड यानी स्वर्ण मान अपना लेना चाहिए, और दूसरा पक्ष वह था जो सिल्वर स्टैंडर्ड को ही बनाए रखना चाहता था या उसमें कुछ सुधार करना चाहता था। जो लोग गोल्ड स्टैंडर्ड के पक्ष में थे उनका तर्क बहुत सीधा और मजबूत लगता था। उनका कहना था कि जब दुनिया की सबसे विशाल अर्थव्यवस्थाएं सोने को अपना रही हैं, तो भारत को भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। इससे रुपए और पाउंड के बीच एक स्थिर विनिमय दर स्थापित हो जाएगी, जिससे व्यापार में होने वाली अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। उनका मानना था कि सोने पर आधारित मुद्रा ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद होती है। इससे विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारी और व्यापारी इसी मत के थे, क्योंकि इससे उनके व्यापारिक हित सीधे सीधे संबंधित थे। एक स्थिर विनिमय दर का मतलब था कि उन्हें भारत के साथ व्यापार करने में कोई घाटा नहीं होगा और वे अपनी कमाई को आसानी से पाउंड में बदलकर ब्रिटेन भेज सकेंगे। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था कि भारत भी सोने के मानक को अपनाकर दुनिया की विशाल अर्थव्यवस्थाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। यह पहलू था भारत के आम लोगों का, यहाँ के किसानों और छोटे व्यापारियों का। भारत सदियों से चांदी का इस्तेमाल करने वाला देश था। यहाँ के लोगों की बचत, उनके गहने, सब कुछ चांदी में था। लोगों को चांदी पर भरोसा था। अगर सरकार अचानक यह घोषणा कर देती कि अब से रुपया चांदी का नहीं बल्कि सोने का होगा, तो देश में एक बहुत विशाल उथल पुथल मच जाती। लोगों के पास जो चांदी के सिक्के या आभूषण थे, उनकी कीमत रातों रात गिर सकती थी। इसके अलावा भारत एक गरीब देश था। सोने को मुद्रा का आधार बनाना बहुत महंगा सौदा था। सरकार को बहुत विशाल मात्रा में सोना खरीदना होता, जिसके लिए खजाने में पैसा नहीं था। सोना आम लोगों की पहुंच से भी बहुत दूर था। रोजमर्रा के छोटे मोटे लेन देन के लिए सोने के सिक्के बनाना अव्यावहारिक था। इसीलिए एक दूसरा पक्ष था जो सिल्वर स्टैंडर्ड को बनाए रखने की वकालत कर रहा था। उनका तर्क था कि भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के लिए चांदी ही सबसे उपयुक्त धातु है। वे मानते थे कि चांदी की कीमत में जो गिरावट आई है वह अस्थायी है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उनका यह भी कहना था कि रुपए के कमजोर होने से भारत के निर्यात को फायदा हो रहा है, क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशी खरीदारों के लिए भारत का सामान सस्ता हो जाता है। इससे भारत के किसान जो कपास, जूट या अनाज उगाते थे और जो कारीगर अपने हाथों से सामान बनाते थे, उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना माल बेचने में आसानी हो रही थी। उनका माल ज्यादा बिक रहा था, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा था। इस पक्ष में ज्यादातर भारतीय व्यापारी और राष्ट्रवादी नेता शामिल थे, जो भारत के आंतरिक हितों को प्राथमिकता दे रहे थे। वे अंग्रेजों के उस दबाव का विरोध कर रहे थे जो केवल ब्रिटिश व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा था। यह बहस कई सालों तक चलती रही। सरकार ने कई समितियां बनाई, कई रिपोर्टें तैयार की गईं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा था। ब्रिटिश सरकार एक दुविधा में थी। अगर वे गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाते तो उन्हें भारत में एक विशाल सामाजिक और आर्थिक विद्रोह का डर था, और अगर वे सिल्वर स्टैंडर्ड को जारी रखते तो उनके अपने व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंच रहा था और भारत पर शासन करना उनके लिए महंगा साबित हो रहा था। यह एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। इसी बीच सरकार ने कुछ अस्थायी कदम उठाए। उन्होंने टकसालों में आम जनता के लिए चांदी से रुपए के सिक्के ढालना बंद कर दिया। इसका मतलब यह था कि अब कोई भी अपनी चांदी ले जाकर उसके सिक्के नहीं बनवा सकता था। सरकार ने रुपए की आपूर्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह सिल्वर स्टैंडर्ड के अंत की शुरुआत थी। सरकार अब रुपए की कीमत को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी, ताकि उसे चांदी की गिरती कीमतों से बचाया जा सके। यह एक बहुत विशाल और विवादास्पद कदम था। इसने रुपए को उसकी स्वाभाविक कीमत से अलग कर दिया। अब रुपया सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं रह गया था, बल्कि वह सरकार द्वारा जारी किया गया एक टोकन बन गया था,
जिसकी कीमत सरकार तय कर रही थी। डॉक्टर अंबेडकर इस पूरी बहस को बहुत बारीकी से देख और समझ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह मुकाबला सिर्फ सोने और चांदी के बीच का नहीं है, बल्कि यह मुकाबला भारत के आर्थिक भविष्य और उसकी संप्रभुता का है। उन्होंने देखा कि कैसे ब्रिटिश सरकार अपने हितों को साधने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही थी और ऐसे समाधान ढूंढ रही थी जो दिखने में तो अच्छे लगे, लेकिन जिनकी असली कीमत भारत की जनता को चुकानी हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश की मुद्रा नीति उस देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए, न कि किसी बाहरी ताकत के दबाव में। तो इस सोने और चांदी के संघर्ष का अंत कैसे हुआ? क्या भारत ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया या ब्रिटिश सरकार कोई बीच का रास्ता, कोई तीसरा ही विकल्प लेकर आई? एक ऐसा विकल्प जो सोने के मानक का भ्रम तो पैदा करता था, लेकिन असल में था कुछ और ही। एक ऐसा माया जाल जिसने भारतीय रुपए को हमेशा के लिए बदल दिया। उस माया जाल का नाम क्या था और उसने कैसे काम किया, यह हम जानेंगे अगले अध्याय में, जहां हम उस सुनहरे सपने की सच्चाई का पता लगाएंगे जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। अध्याय नंबर 4, गोल्ड स्टैंडर्ड का सुनहरा सपना। क्या यह सच में सोना था? स्थिरता के वादे के पीछे का सच। पिछली कड़ी वीडियो में हमने देखा कि कैसे चांदी की गिरती कीमतों ने भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया और कैसे सोने चांदी के बीच एक महायुद्ध हो गया। एक तरफ ब्रिटिश सरकार और व्यापारी थे जो भारत को गोल्ड स्टैंडर्ड पर लाना चाहते थे, और दूसरी तरफ भारतीय हित थे जो चांदी के साथ संबंधित थे। इस बहस और अनिश्चितता के माहौल में गोल्ड स्टैंडर्ड शब्द एक जादुई समाधान की तरह लग रहा था। यह एक सुनहरा सपना था, एक ऐसा वादा जो रुपए को स्थिरता देने और अर्थव्यवस्था को दुनिया से संबंधित करने का दावा करता था। लेकिन कोई भी विशाल आर्थिक बदलाव करने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह प्रणाली आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए आज हम इस सुनहरे सपने यानी गोल्ड स्टैंडर्ड की प्रणाली को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं और यह भी जानते हैं कि यह भारत के लिए कितना व्यावहारिक था। गोल्ड स्टैंडर्ड या स्वर्ण मान का मूल सिद्धांत बहुत सरल है। इसका मतलब होता है कि किसी देश की कागजी मुद्रा या सिक्के सीधे सीधे सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर होते हैं। सरकार यह गारंटी देती है कि आप कभी भी उसकी मुद्रा को बैंक में ले जाकर उसके बदले में एक तय मात्रा में सोना प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार तय करती है कि 1 रुपया 1 ग्राम सोने के बराबर होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जब चाहें बैंक में 1 रुपए का नोट देकर 1 ग्राम सोना ले सकते हैं। इस प्रणाली के तहत सरकार उतने ही नोट छाप सकती है जितना सोना उसके खजाने में आरक्षित है। वह अपनी मर्जी से अनगिनत नोट नहीं छाप सकती। यही बात इस प्रणाली को बहुत मजबूत और भरोसेमंद बनाती है। इससे देश की मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है और लोगों का अपनी मुद्रा पर विश्वास बना रहता है। उन्हें पता होता है कि उनकी जेब में रखा कागज का नोट सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि सोने का एक वायदा है। इस प्रणाली का एक और बहुत विशाल फायदा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होता है। जब 2 देश गोल्ड स्टैंडर्ड पर होते हैं तो उनकी मुद्राओं के बीच की विनिमय दर लगभग स्थिर हो जाती है। मान लीजिए भारत में 1 रुपया 1 ग्राम सोने के बराबर है और अमेरिका में $1 2 ग्राम सोने के बराबर है, तो यह अपने आप तय हो गया कि $1 2 रुपए के बराबर होगा। यह दर तब तक नहीं बदलेगी जब तक दोनों में से कोई देश अपनी मुद्रा की सोने में कीमत न बदल दे। इससे आयातकों और निर्यातकों को बहुत सुविधा होती है। उन्हें यह डर नहीं रहता कि मुद्रा की कीमत में अचानक उतार चढ़ाव आने से उन्हें नुकसान हो जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बहुत बढ़ावा मिलता है। यही कारण था कि 19वीं सदी में ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश इस प्रणाली को अपना रहे थे और इसे आर्थिक प्रगति का प्रतीक माना जाता था। वे चाहते थे कि भारत भी इसी क्लब में शामिल हो जाए, लेकिन हर सुनहरी चीज की एक कीमत होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाने और उसे बनाए रखने की भी अपनी चुनौतियां और नुकसान थे। सबसे पहली और सबसे मुख्य चुनौती थी सोने की पर्याप्त मात्रा। इस प्रणाली को चलाने के लिए सरकार के पास अपने खजाने में बहुत विशाल मात्रा में सोना होना जरूरी है, ताकि वह लोगों को यह भरोसा दिला सके कि वह अपने वादे को पूरा कर सकती है। भारत जैसे विशाल और गरीब देश के लिए इतना सोना जमा करना एक बहुत मुख्य चुनौती थी। इसके लिए या तो देश का निर्यात बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि वह सोना कमा सके, या फिर उसे सोना उधार लेना होता, जिससे देश पर कर्ज का बोझ अधिक हो जाता। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझा। उन्होंने तर्क दिया कि भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है
कि वह गोल्ड स्टैंडर्ड का भारी बोझ उठा सके। यह एक महंगी और अव्यावहारिक प्रणाली थी जो भारत पर जबरदस्ती थोपी जा रही थी। गोल्ड स्टैंडर्ड की एक और मुख्य खामी यह थी कि यह सरकार के हाथ बांध देती थी। देश में आर्थिक मंदी के समय जब अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तब सरकार अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकती क्योंकि उसके पास अतिरिक्त सोना नहीं होता। इससे मंदी और ज्यादा गहरी हो सकती है और बेरोजगारी अधिक हो सकती है। सरकार की आर्थिक नीतियां सोने की मात्रा पर निर्भर हो जाती हैं, न कि देश की जरूरतों पर। यह एक तरह से अर्थव्यवस्था को सोने की जंजीरों में कस देना था। इसके अलावा अगर किसी देश में सोने की कोई नई खदान मिल जाए तो अचानक पैसे की आपूर्ति में इजाफा हो जाएगा और महंगाई आसमान छूने लगेगी। यानी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक धातु की उपलब्धता पर निर्भर हो जाती थी, जो कि एक बहुत जोखिम भरी स्थिति थी। भारत के संदर्भ में गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाने का मतलब होता अपनी सदियों पुरानी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से उलट देना। जैसा कि हमने पहले भी बात की, भारत के आम लोगों का जीवन चांदी से संबंधित था। उनकी बचत चांदी में थी। गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाने का मतलब था कि उन लाखों करोड़ों लोगों की बचत का अवमूल्यन हो जाता। यह एक ऐसा कदम था जो देश में अशांति और असंतोष पैदा कर सकता था। ब्रिटिश सरकार इन सभी चुनौतियों को समझती थी। वे जानते थे कि भारत में शुद्ध गोल्ड स्टैंडर्ड लागू करना लगभग असंभव है। उन्हें एक ऐसा रास्ता चाहिए था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्हें एक ऐसी प्रणाली चाहिए थी जो नाम के लिए तो गोल्ड स्टैंडर्ड जैसी लगे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके हित सुरक्षित रहें, लेकिन वास्तव में वह भारत के संसाधनों का शोषण करने का एक नया और ज्यादा चालाकी भरा तरीका हो। वे एक ऐसा मायाजाल बुन रहे थे जो सोने का तो लगता था लेकिन था नहीं। उन्होंने सीधे सीधे गोल्ड स्टैंडर्ड को लागू नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी प्रणाली का प्रस्ताव रखा जिसे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड कहा जाता है। यह नाम सुनने में गोल्ड स्टैंडर्ड जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी कार्य प्रणाली और इसके परिणाम जमीन आसमान का फर्क रखते थे। यह एक ऐसा धोखा था, एक ऐसा छलावा था जिसे उस समय के विशाल विशाल अर्थशास्त्री भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की पारखी नजर ने इस धोखे को पहचान लिया। उन्होंने अपनी किताब में इस प्रणाली की परत दर परत धज्जियां उड़ाई हैं और यह साबित किया है कि यह प्रणाली भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे ब्रिटेन का आर्थिक गुलाम बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई थी। तो आखिर यह गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड था क्या? यह गोल्ड स्टैंडर्ड से कैसे अलग था और क्यों डॉक्टर अंबेडकर इसे भारत के लिए इतना खतरनाक मानते थे? इस रहस्यमयी और चालाकी भरी प्रणाली के मायाजाल को हम समाप्त करेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, अंग्रेजों का मायाजाल, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का धोखा। जब आपका पैसा आपका नहीं रहा। पिछले अध्याय में हमने गोल्ड स्टैंडर्ड के सुनहरे सपने और उसकी हकीकत को समझा। हमने यह भी जाना कि ब्रिटिश सरकार भारत में शुद्ध गोल्ड स्टैंडर्ड लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन उन्हें एक समाधान तो चाहिए था, और उन्होंने जो समाधान निकाला वह भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास के सबसे अहम धोखों में से एक था। इस धोखे का नाम था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। यह नाम ही अपने आप में एक छलावा है। इसमें गोल्ड शब्द का इस्तेमाल करके यह भ्रम पैदा किया गया कि यह प्रणाली भी सोने पर आधारित है और उतनी ही मजबूत है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी। आज हम इसी मायाजाल को समाप्त करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर की आंखों से देखेंगे कि यह प्रणाली कैसे भारत के लिए एक आर्थिक जाल थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड आखिर था क्या। गोल्ड स्टैंडर्ड में आपकी मुद्रा सीधे सोने में बदली जा सकती थी, लेकिन गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं था। इस प्रणाली के तहत भारतीय रुपए को सीधे सोने में नहीं बदला जा सकता था, बल्कि उसे पहले एक दूसरी मुद्रा में बदला जाता था जो खुद गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी, और वह मुद्रा थी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। यानी अगर आपके पास रुपए हैं और आपको सोना चाहिए तो आप सीधे सोना नहीं ले सकते। आपको पहले अपने रुपए को एक निश्चित दर पर ब्रिटिश पाउंड में बदलना होगा और फिर आप उन पाउंड से लंदन में जाकर सोना खरीद सकते हैं। यह प्रक्रिया इतनी जटिल और मुश्किल थी कि यह भारत के आम नागरिक की पहुंच से पूरी तरह बाहर थी। यह सुविधा केवल विशाल आयातकों या सरकार के लिए ही उपलब्ध थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क आता है। फर्क बहुत अहम था। इस प्रणाली ने भारतीय रुपए को ब्रिटिश पाउंड का गुलाम बना दिया।
अब रुपए की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं रह गई थी। उसका मूल्य सोने से नहीं बल्कि पाउंड से तय होने लगा था। रुपए की कीमत को कृत्रिम रूप से पाउंड के साथ एक निश्चित दर पर बांध दिया गया था। इसका मतलब यह था कि अगर ब्रिटिश पाउंड मजबूत होता या कमजोर होता तो भारतीय रुपए पर भी उसका सीधा असर होता, भले ही भारत की अपनी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। हमारी अर्थव्यवस्था की चाबी लंदन में बैठे कुछ लोगों के हाथ में चली गई थी। ये एक तरह की आर्थिक पराधीनता थी जिसे विशाल चालाकी से एक जटिल आर्थिक नीति के पर्दे के पीछे छिपा दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रणाली का सबसे विशाल खतरा यह बताया कि इसने भारत सरकार को, जो कि वास्तव में ब्रिटिश सरकार ही थी, बिना किसी रोक टोक के कागजी मुद्रा छापने की असीमित शक्ति दे दी। याद कीजिए, गोल्ड स्टैंडर्ड में सरकार उतने ही नोट छाप सकती थी जितना उसके पास सोना हो, लेकिन गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में ऐसा कोई बंधन नहीं था। भारत में रुपए को सीधे सोने से नहीं बल्कि पाउंड से बदलना था, तो सरकार को भारत में सोना रखने की जरूरत ही नहीं थी। उसे बस लंदन में कुछ पाउंड स्टर्लिंग का रिजर्व रखना होता था। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार ने जरूरत से कहीं ज्यादा रुपए छापने शुरू कर दिए। जब बाजार में पैसे की आपूर्ति बहुत ज्यादा हो जाती है और उत्पादन उतना नहीं होता तो महंगाई अधिक होती है, और यही भारत में हुआ। सरकार अपनी खर्चीली प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए अंधाधुंध नोट छापती रही, और इसका बोझ महंगाई के रूप में भारत की आम जनता को उठाना होता था। इस प्रणाली का एक और भयानक परिणाम था भारत के सोने के भंडार का देश से बाहर जाना। जब भी भारत का निर्यात उसके आयात से ज्यादा होता था तो देश विदेशी मुद्रा कमाता था। इस विदेशी मुद्रा से भारत सोना खरीद सकता था और अपने भंडार को मजबूत कर सकता था, लेकिन गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के तहत सरकार ने ऐसा नहीं किया। उसने रुपए को पाउंड के मुकाबले एक ऊंची दर पर स्थिर कर दिया। इससे भारत का निर्यात महंगा हो गया और आयात सस्ता हो गया। लोगों को विदेशी सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे भारत का व्यापार संतुलन खराब होने लगा। जो कुछ सोना भारत में आता भी था उसे सरकार भारत में रखने के बजाय लंदन में अपने पाउंड के रिजर्व को मजबूत करने के लिए भेज देती थी। यानी भारत की कमाई, भारत का सोना भारत में न रहकर ब्रिटेन की तिजोरी को भर रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संगठित लूट की संज्ञा दी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो कानूनी तौर पर भारत के धन को बाहर ले जा रही थी। यह प्रणाली आम आदमी के लिए एक ऐसा धोखा थी जिसे वह समझ ही नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि रुपया स्थिर है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस कृत्रिम स्थिरता की कीमत उसकी अपनी जेब से वसूली जा रही है। महंगाई उसकी बचत को धीरे धीरे खा रही थी। उसकी मेहनत की कमाई की कीमत लगातार कम होती जा रही थी। एक किसान जब अपनी फसल बेचता तो उसे जो रुपए मिलते, उन रुपयों से वह पहले के मुकाबले कम सामान खरीद पाता था। यह एक अदृश्य टैक्स की तरह था जो हर भारतीय चुका रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में एंकरों और तथ्यों के साथ यह साबित किया कि कैसे इस प्रणाली ने भारत में भयानक महंगाई को जन्म दिया और कैसे इसने भारतीय उद्योगों को पनपने से रोका। यह प्रणाली केवल और केवल ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए ब्रिटेन पर निर्भर बनाए रखना था। यह एक ऐसा मायाजाल था जिसने रुपए को उसके वास्तविक मूल्य से अलग कर दिया और उसे ब्रिटिश पाउंड का एक पिछलग्गू बना दिया। लेकिन इस अदृश्य लूट का, इस महंगाई का आम आदमी के जीवन पर ठीक ठीक क्या और कितना गहरा असर हो रहा था। कैसे रुपए की गिरती कीमत हर भारतीय की थाली से रोटी और उसकी जेब से पैसे छीन रही थी। इस दर्दनाक हकीकत की पूरी तस्वीर हम देखेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 6, रुपए की गिरती कीमत, आम आदमी की जेब पर डाका। जब आपकी मेहनत की कमाई की कोई कीमत नहीं रही। पिछले अध्याय में हमने ब्रिटिश सरकार द्वारा बुने गए गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के मायाजाल को समझा। हमने देखा कि यह प्रणाली कैसे एक धोखा थी जिसे भारत के आर्थिक शोषण के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन आर्थिक नीतियां केवल किताबों और सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रहती। उनका सीधा और गहरा असर देश के आम नागरिकों के जीवन पर होता है। आज हम उसी असर की जांच करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे रुपए की गिरती आंतरिक कीमत ने, यानी अधिक होती महंगाई ने, भारत के आम आदमी, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी की जिंदगी को नरक बना दिया था। यह कहानी सिर्फ एंकरों की नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के दर्द और संघर्ष की है जिनकी जेब पर हर रोज एक अदृश्य डाका डाला जा रहा था। सबसे पहले यह समझना जरूरी है
कि जब हम कहते हैं रुपए की कीमत गिरना, तो इसका क्या मतलब है। इसका एक मतलब तो विदेशी मुद्राओं जैसे पाउंड के मुकाबले गिरना है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन इसका एक और ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब है देश के अंदर उसकी खरीदने की शक्ति का कम हो जाना। इसी को हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। मान लीजिए आज आप 100 रुपए में 10 किलो आटा खरीद सकते हैं। अगर एक साल बाद उन्हीं 100 रुपयों में आप सिर्फ 8 किलो आटा खरीद पाएं, तो इसका मतलब है कि रुपए की कीमत गिर गई है। आपके नोट पर तो अब भी 100 ही लिखा है, लेकिन उसकी असली ताकत कम हो गई है। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के तहत सरकार ने जो अंधाधुंध नोट छापे, उसे बाजार में रुपए की बार आ गई। लेकिन अनाज, वस्त्र और अन्य जरूरी चीजों का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि हर चीज की कीमत आसमान छूने लगी। इसका सबसे विनाशकारी प्रभाव किसानों पर हुआ। भारत एक कृषि प्रधान देश था और आज भी है। किसान अपनी फसल उगाकर बेचता और उससे मिले पैसों से अपनी जरूरतें पूरी करता। जब महंगाई अधिक हुई तो उसे बीज, खाद, लगान और अपने परिवार के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होते। लेकिन अक्सर उसकी फसल की कीमत उतनी तेजी से नहीं अधिक होती थी। उसे अपनी उपज बिचौलियों और सरकारी मंडियों में एक निश्चित दाम पर बेचनी होती थी। इस तरह उसकी लागत तो अधिक होती जा रही थी, लेकिन उसकी आमदनी उतनी नहीं हो रही थी। वह एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया जहां वह साल दर साल और ज्यादा गरीब होता जा रहा था। उसकी मेहनत की कमाई को महंगाई नाम का दीमक अंदर ही अंदर खा रहा था। वह कर्ज के बोझ तले दबता चला गया और यह कर्ज कई पीढ़ियों तक चलता रहता। दूसरा सबसे अहम शिकार था मजदूर वर्ग और निश्चित आय वाले लोग, जैसे कि क्लर्क, शिक्षक या छोटे सरकारी कर्मचारी। इनकी तनख्वाह तो निश्चित होती थी, लेकिन बाजार में चीजों के दाम हर दिन अधिक हो रहे थे। महीने की शुरुआत में जो तनख्वाह मिलती, वह महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती। घर का बजट बनाना एक असंभव काम हो गया था। लोगों को अपनी जरूरतें कम करनी हो रही थीं। बच्चों की शिक्षा, अच्छा भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब विलासिता की वस्तुएं बनती जा रही थीं। लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय और खराब होती जाती। उन्हें यह समझ ही नहीं आता था कि वे ज्यादा मेहनत करने के बावजूद और ज्यादा गरीब क्यों हो रहे हैं। उन्हें लगता था कि यह उनकी किस्मत का दोष है, लेकिन असल में यह एक दोषपूर्ण और शोषक आर्थिक नीति का परिणाम था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस वेदना को महसूस किया और अपनी लेखनी के माध्यम से इसे आवाज दी। महंगाई का एक और बुरा प्रभाव बचत पर होता है। लोग भविष्य की जरूरतों जैसे बच्चों की शादी, घर बनाने या बुढ़ापे के सहारे के लिए पैसे बचाते हैं। लेकिन जब महंगाई तेजी से अधिक हो रही हो, तो आपकी बचत की कीमत भी कम हो जाती है। मान लीजिए आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए। 10 साल बाद भी वे 1000 रुपए ही रहेंगे, लेकिन उन 1000 रुपयों से आप शायद वह सामान भी न खरीद पाएं जो आज 100 रुपए में आ जाता है। इस तरह महंगाई आपकी भविष्य की सुरक्षा पर भी हमला करती है। यह लोगों को बचत करने से हतोत्साहित करती है और उन्हें आज में ही सब कुछ खर्च कर देने के लिए मजबूर करती है। इससे देश की कुल बचत दर कम हो जाती है, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत जरूरी है। भारत के साथ भी यही हो रहा था। लोग भविष्य के प्रति असुरक्षित महसूस कर रहे थे और देश का आर्थिक विकास रुका हुआ था। यह स्थिति ब्रिटिश सरकार के लिए फायदेमंद थी। जब आम भारतीय गरीब और कमजोर होता, तो वह उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में ही इतना उलझा रहता कि उसके पास राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। इसके अलावा महंगाई के कारण भारत के छोटे उद्योग और व्यापार भी चौपट हो रहे थे। उन्हें कच्चा माल महंगा मिलता था और उनका मुनाफा कम होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश कंपनियों को सस्ता आयात करने और भारत में अपना माल बेचने में आसानी हो रही थी। ये पूरी व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनने से रोकने और उसे हमेशा के लिए ब्रिटेन का बाजार बनाए रखने के लिए ही रची गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि एक अच्छी मुद्रा प्रणाली वह नहीं है जो सिर्फ विनिमय दर को स्थिर रखे, बल्कि वह है जो देश के अंदर कीमतों को स्थिर रखे। उनके लिए मुद्रा का असली मकसद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधा देना नहीं, बल्कि देश के आम नागरिकों को आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना था। लेकिन सिर्फ समस्या बता देना ही काफी नहीं होता, उसका समाधान देना भी जरूरी है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस गंभीर समस्या का क्या समाधान सुझाया?
उन्होंने एक स्थिर और मजबूत रुपए के लिए क्या रास्ता दिखाया? उनका वह अचूक समाधान क्या था जो न केवल रुपए की कीमत को स्थिर करता, बल्कि आम आदमी की जेब पर हो रहे इस डाके को भी हमेशा के लिए रोक देता? इस क्रांतिकारी समाधान के बारे में हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, डॉक्टर अंबेडकर का अचूक समाधान, एक स्थिर रुपए की वकालत। समस्या के मूल पर प्रहार। अब तक की हमारी यात्रा में हमने रुपए की समस्या के मूल को खोदा है। हमने देखा कि कैसे चांदी के सरल युग से निकलकर रुपया गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के जटिल और शोषक मायाजाल में फंस गया। हमने यह भी महसूस किया कि कैसे इस प्रणाली ने महंगाई को जन्म दिया और आम भारतीय की कमर कमजोर कर दी। अब हम उस स्थान पर आ गए हैं जहां हम केवल समस्या की नहीं बल्कि समाधान की बात करेंगे। और यह समाधान किसी और ने नहीं बल्कि खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुझाया था, अपनी उस ऐतिहासिक थीसिस में जिसने भारतीय आर्थिक चिंतन को एक नई दिशा दी। यह अध्याय उनके द्वारा दिए गए अचूक समाधान को समर्पित है, एक ऐसा समाधान जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बात बहुत ही स्पष्ट और तर्कपूर्ण ढंग से रखी। उन्होंने कहा कि भारत की मुद्रा नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर को स्थिर रखना नहीं होना चाहिए, जैसा कि ब्रिटिश सरकार कर रही थी, बल्कि इसका एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए देश के भीतर कीमतों की स्थिरता को बनाए रखना, यानी महंगाई को नियंत्रण में रखना। उनके लिए एक अच्छी मुद्रा वह थी जो आम आदमी की खरीदने की शक्ति को सुरक्षित रखे। वह मानते थे कि जब कीमतें स्थिर होती हैं, तभी समाज में आर्थिक न्याय स्थापित हो सकता है। तभी एक मजदूर को उसकी मेहनत का सही फल मिलता है, एक किसान को उसकी उपज का सही दाम मिलता है और एक बचत करने वाले को अपने भविष्य की सुरक्षा का भरोसा होता है। यह एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि उस समय दुनिया भर के अर्थशास्त्री केवल विनिमय दर की स्थिरता पर ही जोर दे रहे थे। तो सवाल यह था कि इस आंतरिक स्थिरता को कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड दोनों ही प्रणालियों को खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि गोल्ड स्टैंडर्ड भारत जैसे गरीब देश के लिए बहुत महंगा और अव्यावहारिक है। यह अर्थव्यवस्था को सोने की जंजीरों में कस देता है और सरकार को जरूरत के समय आर्थिक नीतियां बनाने से रोकता है। वहीं गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को तो उन्होंने एक धोखा और संगठित लूट की व्यवस्था करार दिया, क्योंकि यह सरकार को असीमित मात्रा में नोट छापने की छूट देता था, जिससे महंगाई में इजाफा होता था। तो फिर रास्ता क्या था? डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जो इन दोनों के बीच का था, लेकिन दोनों से बेहतर था। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को सोने को अपनी मुद्रा के आधार के रूप में तो रखना चाहिए, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। उनका प्रस्ताव था कि रुपए का मूल्य सोने की एक निश्चित मात्रा में तय कर दिया जाना चाहिए, लेकिन रुपए को आम लेन देन के लिए सोने में बदलने की सुविधा नहीं होनी चाहिए। यानी आप दुकान पर जाकर अपने नोट के बदले सोना नहीं मांग सकते। सोने में बदलने की सुविधा केवल विशाल अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए ही होनी चाहिए, वह भी सरकार द्वारा। इससे देश का सोना अनावश्यक रूप से लोगों के हाथ में जाने या गहनों में बदलने से बच जाएगा और वह देश के केंद्रीय बैंक के पास एक मजबूत आरक्षित निधि के रूप में सुरक्षित रहेगा। यह गोल्ड स्टैंडर्ड का एक संशोधित और ज्यादा व्यावहारिक रूप था, जिसे अक्सर गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली से एक तरफ तो रुपए को सोने का सहारा मिल जाता, जिससे उस पर लोगों का भरोसा बना रहता, और दूसरी तरफ रोजमर्रा के लेन देन में होने वाली असुविधा से भी बचा जा सकता था। लेकिन उनके समाधान का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी हिस्सा यह नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने का उनका विचार। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को बहुत गहराई से समझते थे कि महंगाई का मूल कारण सरकार द्वारा अपनी मर्जी से नोट छापना है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा नियम बनाने की वकालत की जो सरकार की इस शक्ति को सीमित कर दे। उन्होंने कहा कि मुद्रा जारी करने का काम सरकार के हाथ से लेकर एक स्वतंत्र संस्था को दे देना चाहिए, जिसे हम आज केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक कहते हैं। और इस संस्था को एक सख्त कानून के तहत काम करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि वह एक सीमा से ज्यादा नोट न छाप सके। यह कानून मुद्रा की आपूर्ति को देश के आर्थिक विकास और उत्पादन के साथ संबंधित करेगा, न कि सरकार के खर्चों के साथ। यह एक बहुत विशाल और साहसिक कदम था। यह सीधे सीधे सरकार के वित्तीय अधिकारों पर अंकुश लगाने की बात थी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था
कि जब तक मुद्रा की आपूर्ति पर एक सख्त और वैज्ञानिक नियंत्रण नहीं होगा, तब तक कीमतों में स्थिरता नहीं आ सकती और आम आदमी का शोषण होता रहेगा। उन्होंने तर्क दिया कि एक स्थिर मुद्रा एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज की नींव है। यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक मुद्दा भी है। जब मुद्रा अस्थिर होती है तो यह समाज के सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्ग को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। इसीलिए एक स्थिर रुपए की वकालत करना वास्तव में सामाजिक न्याय का मुकाबला करना था। डॉक्टर अंबेडकर का यह समाधान दूरदर्शिता से भरा हुआ था। उन्होंने न केवल तत्कालीन समस्या का निदान किया, बल्कि भविष्य के लिए एक ऐसे रास्ते की नींव रखी जो आज भी दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों का मार्गदर्शक सिद्धांत है। लेकिन एक स्थिर करेंसी, एक स्थिर मुद्रा आखिर एक देश के लिए इतनी जरूरी क्यों है? यह कैसे एक राष्ट्र के चरित्र और उसके भविष्य का निर्माण करती है? एक मजबूत देश की नींव में स्थिर मुद्रा का पत्थर क्यों सबसे महत्वपूर्ण होता है? इन गहरे सवालों के जवाब हम अगले अध्याय में तलाशेंगे। अध्याय नंबर 8, एक मजबूत देश की नींव। क्यों जरूरी है स्थिर करेंसी, रुपए की स्थिरता और राष्ट्र का सम्मान? पिछले अध्याय में हमने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सुझाए गए अचूक समाधान के बारे में जाना। उन्होंने एक ऐसी मुद्रा नीति की वकालत की जिसका केंद्र बिंदु विनिमय दर नहीं, बल्कि देश के भीतर कीमतों की स्थिरता थी। उन्होंने एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक और मुद्रा की आपूर्ति पर सख्त नियंत्रण का विचार रखा। अब सवाल यह उठता है कि एक स्थिर करेंसी, एक स्थिर मुद्रा किसी भी देश के लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों होती है? यह सिर्फ अर्थशास्त्रियों की किताबों का एक विषय क्यों नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे देश के सम्मान, उसकी प्रगति और उसके नागरिकों के भविष्य से कैसे संबंधित है। आज हम इसी गहरे विषय पर चिंतन करेंगे और समझेंगे कि एक मजबूत देश की नींव में एक स्थिर मुद्रा का पत्थर क्यों सबसे अहम होता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एक स्थिर मुद्रा अपने नागरिकों में विश्वास पैदा करती है। जब लोगों को यह भरोसा होता है कि उनकी जेब में रखे पैसे की कीमत कल भी लगभग उतनी ही रहेगी जितनी आज है, तो वे भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं। वे बचत करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। वे लंबी अवधि के लिए निवेश करने का जोखिम उठाते हैं। यह बचत और निवेश ही किसी भी देश के आर्थिक विकास का इंजन होते हैं। जब लोग पैसा बचाते हैं तो बैंकों के पास उद्योगों को उधार देने के लिए पैसा होता है। जब उद्योग उस पैसे से नए कारखाने लगाते हैं तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इससे एक सकारात्मक चक्र शुरू होता है जो पूरे देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाता है। इसके विपरीत, जब मुद्रा अस्थिर होती है और महंगाई ज्यादा होती है, तो लोग पैसा बचाने के बजाय उसे जल्द से जल्द खर्च कर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कल उनके पैसे की कीमत और कम हो जाएगी। इससे देश में निवेश का माहौल खराब होता है और आर्थिक विकास थम जाता है। दूसरी बात, एक स्थिर मुद्रा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार जोर दिया, महंगाई का सबसे बुरा असर समाज के सबसे गरीब और कमजोर तबके पर होता है। अमीरों के पास तो अपनी संपत्ति को बचाने के कई तरीके होते हैं। वे जमीन, सोना या शेयरों में निवेश कर सकते हैं, जिनकी कीमत महंगाई के साथ अधिक हो जाती है। लेकिन एक गरीब मजदूर, एक किसान या एक पेंशन भोगी व्यक्ति जिसकी आय निश्चित होती है, वह महंगाई के सामने पूरी तरह से असहाय होता है। महंगाई चुपके से उसकी थाली से भोजन और उसके बच्चों के भविष्य की आशाओं को चुरा लेती है। यह अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को और ज्यादा चौधा करती है। इसीलिए एक स्थिर मुद्रा और नियंत्रित महंगाई वास्तव में गरीबों के हित में सबसे मुख्य नीति है। यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रह जाए। तीसरा, एक स्थिर और सम्मानित मुद्रा अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश की साख को अधिक करती है। जब दुनिया के दूसरे देशों को आपकी मुद्रा पर भरोसा होता है, तो वे आपके देश में निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं। विदेशी कंपनियां यहां आकर व्यापार करना चाहती हैं, जिससे देश में नई तकनीक आती है और लोगों को अच्छे रोजगार मिलते हैं। जब आपकी मुद्रा स्थिर होती है, तो आपके देश के व्यापारियों को भी दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में आसानी होती है। उन्हें अपनी कमाई को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं रहती। एक मजबूत और स्थिर करेंसी दुनिया में आपके देश की एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था की छवि बनाती है। यह सिर्फ एक आर्थिक प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और सम्मान का भी प्रतीक बन जाती है। जब रुपया मजबूत होता है, तो हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। यह इस बात का संकेत होता है कि हमारा देश सही दिशा में आगे जा रहा है। इसके अलावा एक स्थिर मुद्रा सरकार को भी वित्तीय अनुशासन में रहने के लिए मजबूर करती है।
जब सरकार के पास अपनी मर्जी से नोट छापने की शक्ति नहीं होती, तो उसे अपने खर्चों को अपनी आमदनी के भीतर ही रखना होता है। उसे फिजूल खर्ची से बचना होता है और देश के संसाधनों का सही और कुशल तरीके से उपयोग करना होता है। इससे देश में भ्रष्टाचार कम होता है और सरकारी नीतियों में पारदर्शिता आती है। सरकार को लोगों पर भारी टैक्स लगाने के बजाय अपनी आय में इजाफा करने के लिए अर्थव्यवस्था को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इस प्रकार एक स्थिर मुद्रा न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों को भी बढ़ावा देती है। यह पूरी शासन प्रणाली को अधिक जवाबदेह और कुशल बनाती है। डॉक्टर अंबेडकर इन सभी बातों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि भारत की आजादी केवल राजनीतिक आजादी नहीं हो सकती। सच्ची आजादी तब मिलेगी जब देश आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होगा। और इस आर्थिक स्वतंत्रता की पहली शर्त एक स्थिर और संप्रभु मुद्रा प्रणाली है। वे एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां हर नागरिक को आर्थिक सुरक्षा का एहसास हो, जहां उसकी मेहनत की कमाई का सम्मान हो और जहां देश की आर्थिक नीतियां लंदन में नहीं बल्कि दिल्ली में भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाएं। उनका सपना एक ऐसे रुपए का था जो न केवल देश के भीतर स्थिर हो बल्कि दुनिया में भी सम्मान की नजर से देखा जाए। उनका यह सपना, उनके यह विचार व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने जो बीज बोए थे वे आगे चलकर एक बहुत विशाल और महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में अंकुरित हुए। एक ऐसा संस्थान जो आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का प्रहरी है। क्या आप जानते हैं वह संस्थान कौन सा है और उसकी स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की कितनी अहम भूमिका थी? इस रोमांचक कहानी का खुलासा होगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, रिजर्व बैंक की स्थापना, अंबेडकर के विचारों की जीत, एक सपने का हकीकत में बदलना। हमारी कहानी अब अपने सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर आ पहुंची है। हमने रुपए की समस्या को समझा, ब्रिटिश सरकार की शोषक नीतियों को देखा और डॉक्टर अंबेडकर के क्रांतिकारी समाधानों पर भी चर्चा की। हमने यह भी जाना कि एक स्थिर मुद्रा किसी राष्ट्र के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन विचार कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, वे तब तक अधूरे रहते हैं जब तक उन्हें जमीन पर उतारा न जाए। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर के विचार केवल एक किताब के पन्नों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की नींव रखी। यह कहानी एक व्यक्ति के बौद्धिक परिश्रम की जीत की कहानी है, एक ऐसे सपने की कहानी है जो हकीकत में बदला। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में देखा, डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया था कि मुद्रा जारी करने और उसे नियंत्रित करने का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारें अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए या अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा नोट छाप देती है। उन्होंने एक स्वतंत्र और स्वायत्त केंद्रीय बैंक की स्थापना का पुरजोर समर्थन किया था, जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के केवल देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर काम करे। यह विचार उस समय के लिए बहुत ही प्रगतिशील था। ब्रिटिश सरकार इस तरह की संस्था बनाने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि इससे उनके हाथ से भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की शक्ति छिन जाती। वे एक ऐसा बैंक चाहते थे जो उनके इशारों पर काम करे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों में इतना वजन और उनकी रिसर्च में इतनी गहराई थी कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ने भारत और ब्रिटेन के अकादमिक और राजनीतिक गलियारों में एक हलचल मचा दी। इसने लोगों को भारतीय मुद्रा प्रणाली की समस्याओं के बारे में एक नए और स्पष्ट दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर किया। इसी बीच भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की मांग भी जोर थाम रही थी। 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, का गठन किया गया। इस कमीशन का काम भारत की मुद्रा और वित्त प्रणाली की जांच करना और भविष्य के लिए सुधारों की सिफारिश करना था। जब यह कमीशन भारत आया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके सामने अपने विचार और अपनी रिसर्च प्रस्तुत की। उन्होंने कमीशन के सदस्यों को अपनी किताब की एक प्रति भी दी। उन्होंने अपने तर्कों से यह साबित किया कि भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक कितना जरूरी है। उन्होंने उस बैंक की संरचना, उसके कार्यों और उसकी शक्तियों का एक विस्तृत खाका भी प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि हिल्टन यंग कमीशन डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए समाधानों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उनकी किताब ने कमीशन के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम किया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की, उनमें से कई सीधे सीधे डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रेरित थीं।
हिल्टन यंग कमीशन की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यही थी कि भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाए। कमीशन ने यह भी सिफारिश की कि इस बैंक को मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार दिया जाना चाहिए और इसे सरकारी नियंत्रण से काफी हद तक मुक्त रखा जाना चाहिए, ताकि यह स्वतंत्र रूप से काम कर सके। यह डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की एक बहुत विशाल जीत थी। उन्होंने जिस बात की वकालत सालों पहले अपनी थीसिस में की थी, अब देश की सबसे अहम वित्तीय सुधार समिति उसी बात की सिफारिश कर रही थी। हालांकि इस सिफारिश को कानून का रूप लेने में कुछ और साल लग गए। राजनीतिक कारणों और बहस मुबाहिसों के चलते यह प्रक्रिया धीमी रही, लेकिन अंततः 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ने औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया। यह सिर्फ एक संस्थान की स्थापना नहीं थी, यह एक नई सोच की स्थापना थी। यह इस बात की स्वीकृति थी कि देश की आर्थिक नीति का संचालन राजनीतिक जरूरतों के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ने भारत को एक ऐसी संस्था दी जो देश के वित्तीय स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, महंगाई को नियंत्रित कर सके और रुपए की स्थिरता को बनाए रख सके। डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा था, वह अब साकार हो रहा था। हालांकि रिजर्व बैंक की शुरुआती संरचना पूरी तरह से वैसी नहीं थी जैसी अंबेडकर चाहते थे, लेकिन इसकी मूल अवधारणा और उद्देश्य वही थे जिनकी उन्होंने वकालत की थी। आज भारतीय रिजर्व बैंक दुनिया के सबसे सम्मानित केंद्रीय बैंकों में से एक है और इसका श्रेय उन मूलभूत सिद्धांतों को जाता है जिनकी नींव डॉक्टर अंबेडकर जैसे दूरदर्शी विचारकों ने रखी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और तर्क की शक्ति कितनी विशाल होती है। एक व्यक्ति अपनी कलम और अपनी बुद्धि के बल पर पूरे देश की आर्थिक दिशा को बदल सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह साबित कर दिया कि वे केवल एक समाज सुधारक या संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि एक विश्व स्तरीय अर्थशास्त्री भी थे, जिनकी अंतर्दृष्टि समय से बहुत आगे थी। उनकी यह विरासत आज भी रिजर्व बैंक के रूप में हमारे बीच जीवित है, जो हर दिन करोड़ों भारतीयों के आर्थिक हितों की रक्षा करती है। लेकिन इस पूरे ऐतिहासिक सफर से, रुपए की इस लंबी और उतार चढ़ाव भरी कहानी से, हम आज के समय में अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या सबक सीख सकते हैं? क्या इतिहास की यह कहानी हमें अपनी दौलत को बचाने और उसमें इजाफा करने का कोई गुर सिखाती है? इस सवाल का जवाब हम अपनी इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में खोजेंगे। अध्याय नंबर 10, इतिहास से आज तक का सबक, अपनी दौलत को कैसे बचाएं, रुपए की कहानी से व्यक्तिगत वित्त के गुण। दोस्तों, हमने रुपए की कहानी में एक लंबा और ज्ञानवर्धक सफर तय किया है। हमने वस्तु विनिमय के दौर से लेकर चांदी के सिक्कों तक और फिर ब्रिटिश सरकार के आर्थिक मायाजाल से गुजरते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तक की यात्रा की है। हमने डॉक्टर अंबेडकर की असाधारण प्रतिभा को देखा, जिन्होंने न केवल एक जटिल समस्या का विश्लेषण किया, बल्कि उसका एक स्थायी समाधान भी प्रस्तुत किया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का, इस पूरे इतिहास का हमारे आज के जीवन से क्या लेना देना है? हम यानी आप और मैं, एक आम नागरिक, इस ऐतिहासिक गाथा से अपने व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस के लिए क्या सबक सीख सकते हैं? यह अंतिम अध्याय उन्हीं सबकों को समर्पित है जो हमें अपनी मेहनत की कमाई को बचाने और उसे अधिक करने में मदद कर सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक जो यह कहानी हमें सिखाती है, वह है महंगाई के खतरे को समझना। हमने देखा कि कैसे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के दौर में सरकार द्वारा अंधाधुंध नोट छापने से महंगाई अधिक हुई और उसने आम लोगों की बचत और उनकी खरीदने की शक्ति को खत्म कर दिया। महंगाई एक अदृश्य चोर की तरह है जो धीरे धीरे आपके पैसे की कीमत को कम करती रहती है। आज भी भले ही हमारे पास एक मजबूत रिजर्व बैंक है, महंगाई एक आर्थिक सच्चाई है। इसलिए हमें अपनी बचत को केवल बैंक के सेविंग अकाउंट में या घर पर नकद के रूप में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अपनी दौलत को धीरे धीरे खत्म होने देना है। हमें अपनी बचत को ऐसी जगहों पर निवेश करना सीखना होगा जहां से मिलने वाला रिटर्न महंगाई दर से ज्यादा हो। यह म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या सोना हो सकता है। निवेश करना अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि अपनी दौलत को महंगाई से बचाने के लिए एक जरूरत बन गया है। अगर आप अपने पैसे को काम पर नहीं लगाएंगे तो महंगाई उसे खा जाएगी। दूसरा सबक है एक स्थिर और विविध पोर्टफोलियो का महत्व। रुपए की कहानी में हमने सोने और चांदी के बीच का संघर्ष देखा।
हमने देखा कि कैसे एक धातु पर अत्यधिक निर्भरता ने पूरी अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया था। यही सिद्धांत हमारे व्यक्तिगत निवेश पर भी लागू होता है। हमें कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक ही जगह पर निवेश नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई एक स्टॉक हो, सिर्फ प्रॉपर्टी हो या सिर्फ सोना हो। इसे ही विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। हमें अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी, डेट, सोना और रियल एस्टेट में बांटना चाहिए। इससे जोखिम कम होता है। अगर एक क्षेत्र में मंदी आती है तो दूसरा क्षेत्र आपके पोर्टफोलियो को सहारा दे सकता है। ठीक उसी तरह जैसे एक स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए एक संतुलित मौद्रिक नीति जरूरी है, वैसे ही एक स्थिर वित्तीय भविष्य के लिए एक विविध निवेश पोर्टफोलियो जरूरी है। तीसरा सबक हमें सिखाता है कि हमें अपनी मुद्रा और अपनी अर्थव्यवस्था की समझ होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने उस जटिल आर्थिक प्रणाली को इसलिए समझा क्योंकि उन्होंने उसका अध्ययन किया। आज के दौर में भी हमें आर्थिक साक्षरता की बहुत जरूरत है। हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि रिजर्व बैंक की नीतियां कैसे काम करती हैं, ब्याज दरें घटने अधिक होने का हमारी ईएमआई और हमारे निवेश पर क्या असर होता है, और देश दुनिया की आर्थिक खबरें हमारे व्यक्तिगत वित्त को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। जब आप इन चीजों को समझने लगते हैं तो आप बेहतर वित्तीय निर्णय ले पाते हैं। आप अफवाहों और गलत सलाहों से बचते हैं और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत योजना बना पाते हैं। ज्ञान ही सबसे अहम शक्ति है और आर्थिक ज्ञान आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। आप चाहें तो हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पर्सनल फाइनेंस पर एक विस्तृत ऑडियो बुक बनाएं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चौथा और अंतिम सबक है दूरदर्शिता और दीर्घकालिक सोच का। डॉक्टर अंबेडकर ने जो समाधान सुझाए वे केवल तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए नहीं थे, वे दूरदर्शिता से भरे हुए थे और उन्होंने आने वाले कई दशकों के लिए भारत के आर्थिक भविष्य की नींव रखी। इसी तरह हमें भी अपने वित्तीय जीवन में छोटी अवधि के लाभ के बजाय लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शेयर बाजार के रोज रोज के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। हमें एक अच्छी वित्तीय योजना बनानी चाहिए और उस पर अनुशासन के साथ टिके रहना चाहिए। बचत और निवेश एक दिन का खेल नहीं, बल्कि यह एक मैराथन है। जो धैर्य और अनुशासन के साथ इस रास्ते पर चलता है वही अंत में एक समृद्ध और सुरक्षित वित्तीय जीवन प्राप्त करता है। रुपए की यह कहानी सिर्फ एक मुद्रा की कहानी नहीं है, यह एक राष्ट्र के आत्मसम्मान के मुकाबले की कहानी है। यह ज्ञान की उस शक्ति की कहानी है जो विशाल विशाल साम्राज्यों की नीतियों को चुनौती दे सकती है, और यह उन सिद्धांतों की कहानी है जो आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। डॉक्टर अंबेडकर की यह किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने आर्थिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था की मांग करनी चाहिए जो पारदर्शी हो और आम आदमी के हितों की रक्षा करे। यह हमें सिखाती है कि एक स्थिर रुपया केवल एक आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि एक मजबूत और न्यायपूर्ण राष्ट्र की पहचान है। निष्कर्ष, रुपए का सफर, अंबेडकर की दूरदृष्टि का सार। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी यह यात्रा समाप्त होती है। हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऐतिहासिक किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के पन्नों से गुजरते हुए रुपए के जन्म से लेकर उसके विकास और संघर्षों की कहानी को जाना। हमने देखा कि कैसे एक समय था जब चीजों के बदले चीजें खरीदी जाती थीं, फिर चांदी के सिक्कों का दौर आया। हमने ब्रिटिश सरकार की उन चालाकी भरी नीतियों को समझा जिन्होंने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के नाम पर भारत का आर्थिक शोषण किया और महंगाई की आग में झोंक दिया। लेकिन इस अंधेरे में हमने ज्ञान का एक चमकता सूरज भी देखा, डॉक्टर अंबेडकर के रूप में। हमने उनके अचूक समाधान को समझा, जिन्होंने केवल समस्या की चीरफाड़ नहीं की, बल्कि एक स्थायी और दूरदर्शी हल भी प्रस्तुत किया। उन्होंने एक स्थिर मुद्रा के महत्व पर जोर दिया और एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक की वकालत की, जिसके विचारों ने आगे चलकर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की नींव रखी। अंत में हमने इस पूरे ऐतिहासिक सफर से अपने आज के जीवन के लिए व्यक्तिगत वित्त के महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। ये ऑडियो बुक हमें याद दिलाती है कि डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान निर्माता या दलितों के मसीहा ही नहीं थे, बल्कि वे एक प्रकांड अर्थशास्त्री भी थे जिनकी आर्थिक समझ और दूरदर्शिता अद्भुत थी। उनकी यह किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और हमें सिखाती है कि एक देश की आर्थिक संप्रभुता उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता जितनी ही महत्वपूर्ण है। इस लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा में
मेरा साथ देने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी और आपको रुपए और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का अध्ययन करना और उनका जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई ऑडियो बुक आपसे छूट ना जाए। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए जानकारी लेते रहिए, सीखते रहिए और आगे जाते रहिए।